आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है वाटर। ये चैप्टर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से तो चैप्टर नंबर ये 5 है आपका। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 4। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है वाटर। सिंपल सा हम लोग अपने चैप्टर के बारे में वाटर के बारे में ही बात करेंगे, मतलब जल पानी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। अब चूंकि चैप्टर का नाम है वाटर, तो हम लोग इस चैप्टर में ना उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। जैसे वाटर लेक में भी होता है, पॉन्ड में भी होता है, रिवर, सी, ओशन, हर प्रकार के चीज़ों में जितने भी हमने नाम लिया, इन सभी जगहों पे वाटर प्रेजेंट रहता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग वाटर जब भी पढ़ते हैं तो आपके सामने एक चीज़ आता होगा वाटर साइकिल, है ना। तो वाटर साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है, जितना चैप्टर का नाम आपको सिंपल दिख रहा है उतना ही चैप्टर भी हमारा बहुत सिंपल है। शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप समझोगे कि वाटर साइकिल क्या होता है और इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले क्या हैं। तो यह दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं पहले वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल देखो, द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle। वाटर साइकिल का सिंपल सा मतलब है कि ये जो आप देख रहे हो, आसमान से पानी नीचे आता है बारिश के रूप में, फिर वो पानी जाता है नदी में, फिर नदी के बाद वो पानी जाता है समुद्र में, फिर समुद्र से पानी हमारा एवोपरेट होकर यानी कि वेपर बन के चला जाता है आसमान में, फिर वो पानी नीचे आता है। तो ये जो पूरा साइकिल है हमारा चलता रहता है, इसी साइकिल को हम लोग कह देते हैं वाटर साइकिल। सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो वाटर साइकिल का जब डेफिनेशन है, यदि आए एग्जाम में तो आप डेफिनेशन तो ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको यदि समझना हो तो आप इसको सिंपल सा ऐसे समझो। वाटर साइकिल का मतलब है कि पानी का ही पूरा एक साइकिल होगा, आया गया, इस तरीके से होता क्या, आप इसको ऐसे समझो। सबसे पहले हमारे ज़मीन पे पानी आता है बरसात के रूप में, रेन के रूप में पानी आया हमारे ज़मीन में। तो पानी होता क्या है फिर, नालों से, गली मोहल्लों से पानी निकल के पहले जाता कहाँ है, हमारे नालों में, नाले में जाता है। नाले के बाद फिर वो पानी जाता है हमारे नदी में, फिर नदी के बाद वो पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। फिर समुद्र से वो पानी एवोपरेट होके यानी कि भाप बन के आसमान में उड़ जाएगा, और फिर दोबारा आसमान में जाके वो भाप क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। फिर वो नीचे आएगा पानी के रूप में, फिर नदी नाले से होते हुए समुद्र में जाएगा, फिर एवोपरेट होकर आसमान ऊपर में जाएगा। तो ये पूरा जो साइकिल है ना हमारा चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक ना। यही हमारा वाटर साइकिल है। आगे, द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। देखो हमारे पास ना कुछ सोर्स हैं जहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर का मतलब ये मत समझना कि उठाए और पीने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वहाँ का पानी ऐसा है कि आप उसको लगभग अपने चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें यदि आप प्योरीफाई वगैरह कर दें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिवर। हालांकि आज यदि आप देखोगे ना तो रिवर का जो पानी होता है आज बहुत गंदा हो गया है, लेकिन आज से बहुत समय पहले के यदि हम बारे में बात करें तो लोग नदी से ही पानी निकाल के सीधा पी लेते थे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कुछ चीज़ें आज गंदे हो गए हैं, लेकिन पहले ये फ्रेश वाटर का सोर्स हुआ करता था, वहाँ से बिल्कुल साफ पानी मिलता था हम लोगों को। एग्जाम्पल आपका नदी, बिल्कुल साफ पानी मिलता था। तालाब, स्प्रिंग मतलब झरना एक तरीके से आप कह सकते हैं। ग्लेशियर मतलब जहाँ पे बर्फ का पूरा का पूरा एकदम पहाड़ ढका हुआ है बर्फ से, ये ग्लेशियर है। तो इन जगहों से जब पानी पहले निकलता था तो बिल्कुल शुद्ध पानी होता था, क्योंकि हमारे पास उतना पॉल्यूशन नहीं था, है ना, कचरा नहीं था, तो पानी बिल्कुल साफ रहता था। तो सीधा लोग उठाते थे और पी लेते थे। समझ ये बात। तो ये बिल्कुल फ्रेश वाटर का सोर्स पहले भी था। तो हम लोग इसको आज भी फ्रेश वाटर का सोर्स ही मानते हैं कि यहाँ से फ्रेश वाटर ही हम लोग को मिलता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये पानी आज क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेश बोला जा रहा है, किसके कंपैरिजन में फ्रेश बोला जा रहा है, समुद्र के पानी के कंपैरिजन में। ये कितना भी तो क्या है, अच्छा ही तो है, फ्रेश ही तो एक तरीके से। समझ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर
तो फ्रेश वाटर का जो सोर्स है हमारे पास, वो नदी है, तालाब है, झरना है, ग्लेशियर है, इन सभी से आपको फ्रेश वाटर मिलता है। लेकिन इतना भी फ्रेश नहीं कि आप उठाओ और सीधा पी लो। लेकिन हाँ, जब कंपैरिजन का बात हो कि समुद्र और नदी के बीच में ज़्यादा फ्रेश क्या होगा, तो ऑब्वियस ये बात आप क्या बोलोगे, नदी बोलेंगे, आप रिवर बोलेंगे, तो वहाँ का वाटर थोड़ा फ्रेश होता है, इसीलिए इसको बोला गया है फ्रेश वाटर का सोर्स। यहाँ से आपको साफ पानी मिलता है। आगे, द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। यदि हम बात करें ओशन का या फिर बात करें हम लोग सी का, तो यहाँ पे जो पानी है, पानी तो यहाँ पे भी है, लेकिन क्या आप उसको फ्रेश वाटर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है, बिल्कुल किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है, बिल्कुल सॉल्टी होता है, वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, आप उसको नहीं पी सकते हैं। मान लीजिए आप गलती से यदि एक गिलास पानी पी भी लिए समुद्र का, तो अगले ही समय आप बीमार पड़ जाओगे, भयंकर तरीके से बीमार पड़ जाओगे। समझ रही है बात? तो कभी यदि आपको समुद्र के किनारे जाने का मौका मिलेगा फ्यूचर में, या फिर आप गए होंगे कभी, उसको बस टेस्ट करना है, घोटना नहीं है, बस एक बार टेस्ट करना, ताकि आपको अनुभव हो कि समुद्र के पानी का टेस्ट कितना कड़वा है, मतलब कितना नमकीन है। पीना नहीं तो बीमार पड़ जाओगे फिर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी एंड इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। तो समुद्र का पानी, इस प्रकार के पानी का यदि हम बात करें, तो उसमें काफ़ी मात्रा में क्या मिला हुआ रहता है, नमक मिला हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट मिला हुआ है, जो कि हमारे यूज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। मोस्ट ऑफ दिस सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ज़्यादातर जो उसमें नमक है वो कौन सा नमक है, सोडियम क्लोराइड है, और ये वही नमक है जो नमक हम लोग भी अपने घरों में खाते हैं। फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर, जो नमक हम लोग खाते हैं वही नमक तो समुद्र के पानी में मिला हुआ है, तो क्या दिक्कत है, हमारे बॉडी को कुछ हानि नहीं पहुंचेगा? हानि नहीं पहुंचेगा, सही बात है, लेकिन आप ये भी तो देखो कितना ज़्यादा पानी पी रहे हैं। एक गिलास पानी पीने का मतलब क्या है, उसमें 2-3 चम्मच आपका नमक है, और वो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल ख़राब चीज़ है। और इसमें केवल नमक नहीं है ना, समुद्र में जो गंदगी है वो भी तो मिला हुआ है इसमें। जैसे समुद्र में कोई मछली मरता है, सॉरी मछली मरती है, या फिर कोई और भी चीज़, तो वो सब गंदगी कहाँ मिल रहा है आपका, पानी में ही तो मिल रहा है। तो जब आप समुद्र के पानी को पियोगे तो क्या आपको लगता है कि पानी के साथ केवल नमक आ रहा है या गंदगी भी आ रहा है? गंदगी भी आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने समझा कि वाटर साइकिल क्या होता है, और हमारे पीने लायक यानी कि हमारे यूजफुल के लिए पानी कौन सा है। समुद्र का पानी छोड़ के सारा पानी हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। समुद्र का पानी हमारे किसी काम का नहीं है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में बस ये आपको बताया गया है कि पृथ्वी पर पानी है, ये हम लोग को पता है, लेकिन कितना पानी कहाँ है, तो ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में आप बेसिकली ये समझेंगे कि पृथ्वी पर पानी तो है, लेकिन कौन सा पानी, किस प्रकार का पानी किधर प्रेजेंट है ना, ये आपको इसमें समझ में आएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। मतलब यदि मान लीजिए हमारा ये वर्ल्ड है, यदि आप इस वर्ल्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो 4 हिस्से में से 3 हिस्से केवल किससे भरे हुए हैं, पानी से भरा हुआ है। बस एग्जांपल आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए हमारा वर्ल्ड है, यानी कि हमारा पृथ्वी है, 4 हिस्से में यदि आप इसको डिवाइड करो, तो 4 में से 3 हिस्सा केवल किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। एक हिस्सा जो बच रहा है उस पर हम लोग रह रहे हैं, सोच रहे हैं। तो पानी का कमी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या इतना जो पानी है, क्या इतना सारा पानी का हम इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें से ज़्यादातर पानी का तो इस्तेमाल हम लोग करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल है जो कि आपको ये बताएगा कि परसेंटेज में कहाँ पे कितना पानी प्रेजेंट है। तो एक बार आपको एकदम इसको ध्यान से समझना है, समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। देखो पहला ओशन। ओशन मतलब सैलिन वाटर। सैलिन वाटर का मतलब है नमकीन वाला पानी। तो समुद्र में कितना पानी आपका है, 97.3%। सोचो, यानी कि पृथ्वी पर यदि 100% पानी है, तो 100% का अकेला 97.3% पानी कहाँ है आपका, समुद्र में है, मतलब नमकीन वाला पानी है। तो क्या ये पानी इतना ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद हमारे किसी काम का है क्या? बिल्कुल किसी काम का नहीं है। हम लोग इसको
इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। अगला है आइस कैप। आइस कैप का मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, उस बड़े बड़े पहाड़ के जो चोटी होते हैं, एकदम बड़े बड़े पहाड़ के चोटी, उस पर जो बर्फ़ ढक जाता है उसको हम लोग कहते हैं आइस कैप। तो वो कैसा वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा या नमकीन वाला होगा, वो फ्रेश होगा, तो उसको हम लोग फ्रेश वाटर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो फ्रेश वहाँ पे आइस कैप में कितना फ्रेश वाटर पाया जाएगा, 0.2%। सिंपल सा आप बोल सकते हो कितना, लगभग आप बोल सकते हो 2%। सिंपल। आगे बढ़े तो पहाड़ों पे जो आपको दिखता है बर्फ़, ग्लेशियर जिसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपका लगभग 2% पानी पाया जाएगा। ठीक है। और ये हमारे इंडिया का बात करें तो किधर है भाई, नॉर्थ में है। हिमालय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इतना सारा पानी वहाँ पे है कि वहाँ से आपका हिमालय से 2-3 नदी बहती है, गंगा, यमुना, उसके बाद फिर सतलज, ब्रह्मपुत्रा, है ना, इंडस, ये सब कहाँ से निकलती है नदी, हिमालय से तो निकलती है, हिमालय से निकलती है। मतलब नॉर्थ इंडिया आपका एग्जाम्पल, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, ये सब जगह से आपका ये निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नमकीन वाला पानी कितना है, 97.3%। आइस कैप कितना है, आइस कैप मतलब वो बर्फ़ के, मतलब पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ है, ग्लेशियर जिसको हम कहते हैं, वो है 2%। आपके बुक में कितना लिखा हुआ है, 2% ही है, तब तो सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के नीचे प्रेजेंट है, ज़मीन के नीचे जो हम लोग निकालते हैं अपने मोटर से घरों में और आराम से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर कितना है, ग्राउंड वाटर है 0.68%। ठीक है। आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि सर ज़्यादातर जो हम लोग जो पानी पीते हैं, ज़्यादातर क्या, लगभग जो हम लोग पानी पीते हैं ज़मीन के नीचे से तो निकाल के पीते हैं, तो 0.6% ही है बस, बिल्कुल इतना ही है ग्राउंड वाटर आपका। समझ मारिए बात, मतलब ये इतना कम आपको दिख रहा है ज़रूर, लेकिन ये है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो इसको ग्राउंड वाटर को भी हम लोग किस कैटेगरी में डाल लेंगे, फ्रेश वाटर। ये भी फ्रेश वाटर होता है, मतलब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। अगला है फ्रेश वाटर लेक्स। वाटर लेक आपने देखा होगा, झरना वगैरह, तो उसमें भी जो पानी निकलता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर ही बोलेंगे। और वो हमारे इंडिया में कितना है, इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम लोग पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो 0.009%, यानी कि झरने जो है उसमें पानी 0.009% है, तो ये भी फ्रेश वाटर ही होता है। अगला है इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स। कुछ जगहों पे हमारे इंडिया के अंदर समुद्र जैसा पानी भी देखने को मिलता है, मतलब होता है थोड़ा नमकीन, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, इसका मतलब है कि हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया मतलब नहीं बोल सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे भी पानी है जिसको कि आप यदि चखोगे ना तो समुद्र के जैसा लगेगा, मतलब नमकीन लगेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नमकीन ये नहीं होता है। मतलब हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग किस में डाल लेंगे, फ्रेश वाटर की कैटेगरी में डाल लेंगे। तो वो भी हमारा कितना हो गया, 0.009%। ठीक है, मतलब ये ऐसा पानी है जो कि थोड़ा होता नमकीन जरूर है, समुद्र के जैसा ही होता है, लेकिन उतना भी नहीं कि हम लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, आराम से इसको इस्तेमाल करते भी हैं। तो वो है 0.009%, बहुत कम है ये भी। अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है किसके बारे में बात कर रहा है बताइए, वाटर वेपर के बारे में बात कर रहा है, ये छोटे छोटे पानी के बूंद। तो ये भी हमारा क्या होगा, फ्रेश वाटर के कैटेगरी में डालेंगे हम लोग इसको भी। और ये कितना है, 0.0019%। ये वाटर वेपर आपका, ये बहुत कम है। ठीक है। अगला है हमारा रिवर, यानी कि नदियाँ। देखो कितने सारे नदी आपको दिखते हैं। एग्जाम्पल केवल हम लोग यदि अपने इंडिया का बात करें तो मेजर नदी का यदि मैं बात करूँ आपसे तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, सतलज, रवि, चेनाब, ये अलग अलग प्रकार के नदी के नाम हैं। तो सोचो नदी में इतना सारे नदी हैं, सभी नदी में पानी होगा, लेकिन पानी है कितना, केवल परसेंट में 0.0001%। मतलब ये तो कुछ भी नहीं एक तरीके से। इतना जो नदी में आप पानी देखते हैं, ये पानी समुद्र के मुकाबले कुछ भी नहीं है, सोचो। तो समुद्र में कहाँ अकेला 97.3%, और इन सब में कितना है,
0.0001 ऐसा 0.0019, मतलब इन सभी में पानी जो आपको दिखता है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब ज़रा इमेजिन करो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अपने बिहार का। बिहार में हमको पता है हर साल बाढ़ आता है, तो आपको दिखता है कि अरे बाप कितना ज़्यादा बिहार में पानी आ गया। लेकिन आप थोड़ा सा यदि डाटा के हिसाब से देखो, हालांकि उतना ही पानी इतना तबाही मचा देता है। कितना पानी है नदी का? हमारे पूरे वर्ल्ड में नदी में कितना पानी है? 0.0001% है। और केवल बात करें हम गंगा नदी का, जो कि सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है बिहार में, तब तो वो तो और कम होगा फिर हमारा। मतलब पूरे वर्ल्ड के नदी का यदि हम बात करें तो कितना है हमारे पास? 0.0001% है। और केवल इंडिया के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर केवल बिहार का बात करें गंगा नदी का, वो तो और कम होगा ना फिर यार, 0.00000 ऐसा कुछ होगा। और इतना ही पानी इतना भयंकर नुकसान पहुंचा देती है। तो सोचो यदि किसी दिन समुद्र अपना लक्षण दिखा दिया, मतलब यदि किसी दिन समुद्र चाह लिया कि तबाही मचाना है, तो आपको पता है ये दुनिया बचेगा फिर? मतलब छोटा सा नदी इतना भयंकर तबाही मचा दे रहा है, तो अब सोचो फिर ये समुद्र यदि एक बार उथल पुथल हो जाए समुद्र में, तो आप इमेजिन करो कि हमारा क्या हाल होगा। समझ में आ रही है बात? अभी आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा बाढ़ आया हमारा पंजाब में, कितना हालत ख़राब हो गया। ये पंजाब में आज ऐसा बाढ़ आया है, बिहार में हर साल आता है। तो सोचो कितना नुकसान होता होगा हमारे बिहारों का, होता है कि नहीं? तो छोटा सा नदी, हालांकि इंडिया के लेवल से देखा जाए तो गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है, लेकिन वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है, बहुत छोटी नदी है और इतना भयंकर नुकसान वो पहुंचाती है। तो गलती से यदि समुद्र में कुछ उथल पुथल हो गया तो समझो फिर क्या होगा, बहुत भयंकर मामला हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग सारा टोटल कर लेते हैं। तो टोटल यदि आप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 100%। ठीक है, तो टोटल हमारे पृथ्वी पर पानी कितना प्रेजेंट है? 100% प्रेजेंट है। और कहाँ पे कितना पानी है ये आपको दिख गया। तो ज़्यादातर जो हमारे पास है पानी, वो कैसा पानी है? फ्रेश वाटर या सैलिन वाटर? सैलिन वाटर, जो किसी काम का नहीं है। समझ आ रही है बात? अब चल इस तरीके से आगे हो गया हमारा अगला। लेकिन देखो यार, सिंपल सा आप इसको समझो, यदि आप देखोगे तो 97.3% हमारा क्या है? सैलिन वाटर है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर हमारे काम का पानी बचा कितना? लगभग आप बोल सकते हो 3%, हालांकि एग्जैक्ट भी नहीं है, 2.7%। 2.7%, चलो अप्रॉक्स मान लेते हैं 3%। 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है। लेकिन क्या इस 3% फ्रेश वाटर में 3% हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं क्या? नहीं, ज़्यादातर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्राउंड वाटर। क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्राउंड वाटर। और वो भी कितना है? मात्र 0.68% है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ग्राउंड वाटर का जो पानी है लगभग ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं। और इतना कम होने के बावजूद भी इतना इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज तक ये ख़त्म ही नहीं हो पाया है, चलता ही जा रहा है। ठीक ना? समझ आया बात? ये हमारा हो गया। अगला, वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो इतना कम फ्रेश वाटर हमारे पास है, लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि ये तीनों का तीनों % पानी गायब हो जाए फ्रेश वाटर, तो आप इमेजिन करो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। हालांकि हम लोग कुछ ना कुछ अपना तरीका जीने का ढूंढ लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। रिसर्च तो आज ये भी बताता है कि आने वाले समय में पानी का जब कमी होगा फ्रेश वाटर का, तो हम लोग किस पानी को पीने वाले हैं? समुद्र के पानी को पीने वाले हैं, लेकिन उसको प्यूरीफाई करके, अच्छे से उसको प्यूरीफाई करेंगे, फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी जब तक हमारे पास फ्रेश वाटर है तब तक हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, जब नहीं होगा तो फिर हम लोग समुद्र का पानी तो इस्तेमाल करेंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि पानी का कभी कमी होने वाला नहीं है। हाँ, फ्रेश वाटर का कमी हो सकता है, लेकिन क्या पानी की कमी होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप ये इमेजिन करो कि फ्रेश वाटर हमारे पास मात्र 3% है, और वही हम लोग आज तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो वो तो अभी और लंबा चलेगा फिर। तो जब वो ख़त्म होगा तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? समुद्र के पानी को इस्तेमाल करेंगे, और वो तो 97% है। उसको ख़त्म होने में तो आप इमेजिन करो, मतलब दुनिया तबाह हो जाएगा, लेकिन पानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशन सर्कुलेशन, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर ओशन सर्कुलेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था अपने चैप्टर को, मतलब स्टार्ट हो चुका था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके थे, जिसके अंदर अपने वाटर साइकिल को समझा।
फिर अगला टॉपिक था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, कि कहाँ पे कितना पानी प्रेजेंट है, ये हम लोग देख चुके थे। सबसे ज़्यादा जो वाटर प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, समुद्र में, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोगों को आज डिस्कस करना है वो टॉपिक का नाम है ओशन सर्कुलेशन। तो आइए समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर आगे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। जैसे ना कभी आप ऐसा, अच्छा आपको ना एक माहौल आपको इमेजिन करवाते हैं, आप इमेजिन करना, ठीक ना। हमारे यहाँ पे ना जब बारिश होता है तो कितना, उसके बारिश के बाद जो माहौल होता है वो कितना सुंदर लगता है देखने में, है ना, शांत। जैसे यदि आपके घर के आसपास मिट्टी है तो मिट्टी का स्मेल आना, बहुत अच्छा स्मेल आता है। आसपास जो गर्मी था वो ठंडा हो जाता है, पूरा कूल लगता है। उसके बाद फिर पक्षी यदि है तो पक्षी के चहचहाहट का आवाज़ आना कितना सुंदर लगता है। यदि आप इसको ऐसे नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप इमेजिन करो कि आपके घर के आसपास ना गार्डन है, बड़े बड़े पेड़ हैं और सुबह का टाइम है, आप एकदम बिल्कुल सुबह सो के उठ रहे हैं और एकदम बिल्कुल सूरज एकदम खिला खिला है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, आपके बाग बगीचों में पक्षी हैं, पक्षियां हैं एकदम पूरा, कितना मस्त लगता है सुनने में, देखने में, एकदम फील करने में कितना अच्छा लगता है ना। ये सब चीज़ कितना अच्छा लगता है। यही चीज़ आप देख पाओगे कहाँ पे, समुद्र के बगल में। समुद्र के बगल में जब आप जाते हैं कभी तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेट सैंड, बालू कैसा होता है वहाँ का, गीला होता है। द कूल ब्रीज, मतलब कि वहाँ का माहौल कैसा रहता है, ठंडा रहता है। द सी बर्ड्स, समुद्र में रहने वाले पक्षियाँ, वो समुद्र में रहने वाले पक्षियाँ मतलब समुद्र के बगल में, है ना। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट, नमक का स्मेल, समुद्र है बगल में तो नमक तो होगा ही, ठीक ना। इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, और पानी का हलचल, वेव मतलब पानी का जो हलचल होता है समुद्र में, कितना सुंदर लगता है सुनने में, देखने में, एकदम फील करने में, है ना। तो एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, ओशन वाटर जो है वो लगातार मूव करता रहता है, ठीक। मतलब जिस तरीके से नदी में पानी हलचल करता रहता है उसी तरीके से समुद्र में भी पानी में हमेशा हलचल, समुद्र में के पानी में भी हलचल लगातार चलता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी शांत नहीं रहता है, समुद्र का पानी कभी भी शांत नहीं रहता है, उसमें हमेशा हलचल लगा ही रहता है, ठीक ना। द movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents। अब समुद्र के पानी में जो ये लहर उठता है, जो हलचल मचा रहता है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो कहलाएगा वो वेव होगा, दूसरा टाइड होगा और तीसरा करंट होगा, ठीक ना। ये करंट अलग करंट है, बिजली वाला नहीं है, ये अलग करंट है, ठीक ना। तो समुद्र में जो आप इतना हलचल देखते हैं, तो इस समुद्र के हलचल को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, 3 कैटेगरी में, वेव, टाइड और करंट। ओके, तो आइए हम लोग अब तीनों को एक एक करके समझते हैं कि समुद्र में होने वाले वेव क्या होते हैं। समझिए ध्यान से, वेव का पिक्चर आपके सामने है और कंटेंट आपके सामने है। पहले समझेंगे और लगातार आप पिक्चर भी देखते चलिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। वेव्स के बारे में क्या लिखा हुआ देखिए, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves। समुद्र का जो पानी है ना, पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लगातार उठता रहता है, फिर बैठता रहता है, उठता है, बैठता है, राइज और फॉल लगातार चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेव। क्या बोलेंगे इसको, वेव बोलेंगे। कई बार ये वेव बहुत छोटा होता है, कई बार ये वेव इतना बड़ा होता है कि बड़े बड़े जहाज को ये डुबा लेता है। समझ रहे बात को आप, मतलब कई बार इतना छोटा होता है ना कि देखने में बहुत सुंदर लगता है, मज़ा आता है देखने में कि हाँ लहर उठ रहा है समुद्र में, तो मज़ा लगता है देखने में, अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ये वेव इतना बड़ा हो जाता है कि इसके चपेट में यदि छोटा मोटा नाव, यहाँ तक के बड़े बड़े शिप भी यदि इसके चपेट में आ गए तो डूब के बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसे इंसिडेंट कई सारे हुए हैं हमारे यहाँ पे,
कि कितने सारे जहाज है जो वेव आया और उसके चक्कर में डूब के ख़त्म हो गया। कई सारा ऐसा एग्जाम्पल आता रहता है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। तो अब सवाल है कि सर सबसे भयंकर वेव कब आएगा? जब स्टॉर्म चलेगा। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आ जाए, उस समय पे समुद्र में लहर छोटा उठेगा या बड़ा उठेगा? बहुत बड़ा उठेगा। समुद्र का पानी अचानक उठेगा, अचानक बैठेगा, अचानक उठेगा, अचानक बैठेगा। ये कब होगा? जब समुद्र में एकदम भयंकर तरीके से बवंडर आ जाए, आंधी तूफान वगैरह आ जाए, है ना, ये तब होता है। आगे, दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। और यदि ये वेव आते आते समुद्र के बगल में आ गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस एरिया को होने वाला है? समुद्र के बगल में जो एरिया होगा उसको नुकसान होने वाला है। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि समुद्र के बगल में जो शहर बसा होगा या फिर जो गांव बसा होगा, वो गांव तो एकदम 1 मिनट में बर्बाद हो सकता है यदि वेव बहुत बड़ा आ जाए तो। और ऐसा कई बार हुआ है। एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, तमिलनाडु हमारे इंडिया का एक बहुत फेमस स्टेट है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। केरल में तो अभी फ़िलहाल कम है, तमिलनाडु में ये ऐसा सर हमेशा होता रहता है। लेकिन एक कहानी जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है वो है 2004 का कहानी है। टाइम मिले तो आपको एनसीईआरटी बुक में पढ़ना, नहीं मिले तो आपको समझा देते हैं बस। तमिलनाडु में ना 2004 में तमिलनाडु में भयंकर वेव हुआ था। मतलब समुद्र के बगल में हमारा तमिलनाडु, इतना भयंकर वेव आया कि तमिलनाडु का वो जो गांव था, जो सिटी था आसपास का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, पूरा तहस नहस हो गया था एकदम पूरी तरीके से। तो सोचो कि एक वेव में कितना पावर रहता है कि ये आपके पूरे के पूरे गांव को, शहर को लेके डूब सकता है, बर्बाद कर सकता है, ठीक ना। तो बहुत खतरनाक होता है ये। आगे, एन अर्थक्वेक, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water। अब देखो, समुद्र में ना ये जो वेव उठता है ये 2-3 तरीके से उठता है। पहला तो आंधी तूफान आने की वजह से। पहला जो वेव उठेगा समुद्र में, जो वेव दिखेगा वो दिखेगा पहला आंधी तूफान की वजह से, है ना। दूसरा दिखता है अर्थक्वेक की वजह से। क्या लगता है आपको कि धरती केवल जमीन का हिलता है? पानी के नीचे जो धरती है वो नहीं हिलेगा क्या? वो भी तो जमीन पे ही पानी है ना। तो जब समुद्र में भूकंप आता है ना, जब ओशन में अर्थक्वेक आएगा तो उसका सारा पानी क्या होने वाला है? किसी एक डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो किसी एक डायरेक्शन में इतना ज़्यादा पानी जब मूव करेगा तो सोचो वो जिधर जाएगा, वो पानी जिस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन का, उस दिशा का क्या हाल होगा। समझ में आ रही है बात आपको? आप सिंपल सा ऐसे समझो, जब आप एक बाल्टी में पानी लेते हैं और जब आप बाल्टी को हिलाते हैं तो आप देखते हैं उसमें वेव उठता है, पानी इधर उधर इधर उधर जाता है। तो उसी तरीके से यदि समुद्र में भूकंप आएगा तो पानी क्या करेगा? इधर उधर भागेगा, और इधर उधर पानी के भागने के क्रम में क्या होगा? वेव उठेगा, वो भी भयंकर वेव उठेगा, क्योंकि किस पानी से टकरा रहा है ना। तो ये पानी वो पानी को धक्का मारेगा, धीरे धीरे बवंडर बड़ा हो जाएगा। तो पहला जो कारण है समुद्र में वेव उठने का वो है आंधी तूफान। दूसरा क्या कारण है? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। और तीसरा क्या है? अंडर वाटर लैंडस्लाइड। मतलब नीचे का जो जमीन है हमारा, उसमें भी लैंडस्लाइड होता है। मतलब जमीन अंदर का जो जमीन है ना वो भी खिसक जाता है। आपने लैंडस्लाइड हमेशा देखा होगा पहाड़ों पे कि चट्टान वहां से हिला और धड़कते धड़कते लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर गया, इसी को हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड। लेकिन लैंडस्लाइड केवल पहाड़ों में नहीं होता, लैंडस्लाइड पानी के नीचे भी होता है। वहाँ पे ज़मीन क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। और ज़मीन खिसकने का सिंपल सा मतलब है, एक तरफ ज़मीन ऊंचा हो जाएगा और एक तरफ ज़मीन नीचे हो जाएगा। तो जो ज़मीन नीचे हुआ उधर आने वाला है भयंकर तबाही। समझ में आया? तो ये 2-3 कारण है जिससे समुद्र में वेव आपको देखने को मिलता है। आगे, एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फाउंड। तो होता क्या है अब वो समझो आप। ये जो भयंकर तरीके का सुनामी जो वेव दिखता है इसको हम लोग बोल देते हैं सुनामी। देखो, वेव और सुनामी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेव का मतलब होता है सिंपल सा पानी में लहर उठना, हलचल उठना।
और सुनामी का मतलब होता है जब यही लहर थोड़ा सा भयंकर हो जाए, बड़े लेवल पे हो जाए, इतना भयंकर हो जाए कि किसी को भी ये बर्बाद कर सकता है, किसी को भी, मतलब किसी भी गांव को, किसी भी शहर को। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सुनामी बोल देते हैं। तो 2004 में जो तमिलनाडु में वेव आया था, वो तमिलनाडु के कई सारे शहर और कई सारे गांव को बर्बाद कर दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेव या सुनामी बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे हम उसको, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो ये जो है, जो सुनामी है वो कितना हाई तक जा सकता है? 15 मीटर ऊंचा। और 15 मीटर ऊंचा का मतलब आप इसको सिंपली ऐसे समझो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बात हो रहा है 15 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर? 1500, 1500। 1500 सेंटीमीटर ऊंचा तक आपका सुनामी आ सकता है, यानी कि पानी का लहर उठ सकता है। इतना होता है ना तो नॉर्मल माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बोरा तबाही मचाएगा, फिर वो शांत हो जाएगा, ठीक। मतलब यदि आपका सुनामी का जो हाइट है, जो बवंडर का हाइट है, वो 15 मीटर तक यदि है तो ठीक है, मतलब तबाही मचाएगा, लेकिन ज़्यादा तबाही वो नहीं मचा पाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, 15 मीटर ऊंचा का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? 15 मीटर ऊंचा का सिंपल सा मतलब आप समझो, अप्रोक्स यदि मैं आपको बताऊं तो लगभग 2 मंजिला बिल्डिंग से लेकर 3 मंजिला बिल्डिंग तक इतना ऊंचा पानी का बवंडर आपको दिखेगा। और ये उतना भी भयंकर नहीं होता है, लेकिन हाँ, यदि छोटा मोटा गांव यदि आपके उस चक्कर में आ गया तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि 1-2 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा पानी का होना वो भी आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। समझ रहे बात को आप? वो सीधा सीधा गाँव को लेके डूब सकता है, ठीक ना। तो सुनामी का जो एक एवरेज हाइट रहता है लगभग 15 मीटर के आसपास रहता है। 15 मीटर का मतलब हो गया लगभग आपका 2 मंजिला से लेकर 3 मंजिला बिल्डिंग तक, ठीक ना। इतना हाइट आपका दिखेगा बवंडर का। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। सोचो, मतलब यदि 15 मीटर तक यदि सुनामी है, ऊंचाई उसका यदि है, तो वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन छोटा मोटा नुकसान पहुंचाएगा आपको। तो सोचो, सबसे भयंकर आज तक का जो सुनामी का रिकॉर्ड किया गया है, सुनामी का हाइट वो 150 मीटर हाई। इसका मतलब समझते हैं आप? 150 मीटर हाई का मतलब सिंपल सा आप समझ लो, मतलब सिंपल समझो, 15 मीटर में कितना मंजिला बिल्डिंग हो गया आपका? लगभग 3 मंजिला मान लो। तो 150 मीटर में कितना हो जाएगा? लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग, यानी कि 30 मंजिला बिल्डिंग तक का हाइट आप एज्यूम करो, ठीक। उतना ऊंचा सुनामी का हाइट आज तक रिकॉर्ड किया गया, ये सबसे हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा आज तक सुनामी नहीं आया। तो आप ज़रा इमेजिन करो कि 30 मंजिला बिल्डिंग तक जितना हाइट का सुनामी आया होगा, तो क्या हुआ होगा उस एरिया का। समझ में आ रही है बात आपको? बहुत भयंकर है हमारा। आगे, दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। और ये जो वेव था, यानी कि ये जो सुनामी था, इसका रफ्तार कितना था? 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब सोचो, एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, 1 घंटा में 700 किलोमीटर जा सकता है ये सुनामी, हमारा ट्रैवल कर सकता है। पहला बात, स्पीड बहुत ज़्यादा है। दूसरा बात, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा, मतलब आप मान लो कि किसी स्टेट में ये आ गया तो पूरे स्टेट को बर्बाद कर सकता है। समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। और ये बात हो रहा है हमारे 2004 का, 2004 में इंडिया में सुनामी आया था। वो भी किधर? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह साइड का बात हो रहा है। वो बहुत भयंकर तबाही मचाया था। तो ये हो गया हमारा वेव के बारे में पूरा जानकारी। तो वेव का सिंपल सा मतलब आपको समझना है, पानी में उठने वाला लहर। ओके, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हमारा है टाइड्स। आइए समझते हैं टाइड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। पहले समझो टाइड होता क्या है। देखो, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। टाइड क्या होता है? पानी का लेवल बढ़ना और घटना। कहाँ पे? समुद्र में। इसको टाइड बोलते हैं। देखो, वेव अलग चीज़ होता है। वेव का सिंपल सा मतलब है समुद्र में बवंडर आना, मतलब पानी का लहर उठना, ये वेव कहलाएगा, ठीक ना।
लेकिन टाइड का मतलब होता है समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे चला जाना। इसमें क्या आपको वेव वगैरह कुछ दिखेगा, लहर वगैरह दिखेगा आपको इसमें? नहीं, इसमें क्या होगा, सारा पानी ऊपर और सारा पानी नीचे। पिक्चर आपको अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा। आगे देखो, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज दीज टाइड्स। टाइड किसके वजह से होता है, यानी कि समुद्र का जो पानी का लेवल है वो कभी बढ़ता है और कभी घट जाता है। मतलब समुद्र का जो पानी है वो कभी ऊंचा हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। ये होता है सन के वजह से और मून के वजह से। कैसे होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन होता किसके वजह से बस अभी आप ये जानो, किसके वजह से होगा, समुद्र में जो पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा ये सन और मून की वजह से होगा। अब कैसे होता है थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आगे देखो, द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। तो बताओ एक बात मेरा आप जरा सुनिए, धरती के नज़दीक क्या है, चंद्रमा या सूरज? चंद्रमा। धरती के नज़दीक क्या है, चंद्रमा है। तो देखो यार सिंपल सा, आप इसको ऐसे समझो, पृथ्वी पर जब भी हम लोग कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि धरती उसके ऊपर ना एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती के पास एक स्पेशल प्रकार का फोर्स है जिसका काम ही है कोई भी चीज़ ऊपर रहेगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, नीचे खींच लेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार का फोर्स एक चंद्रमा के पास भी है, मून के पास भी है। तो मून भी क्या चाहेगा कि सब कुछ हमारे अंदर आ जाए, हमारे करीब आ जाए, है ना। तो वो क्या करता है, क्योंकि चंद्रमा के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो भी क्या चाहेगा कि सब कुछ मेरे नज़दीक आ जाए, मेरे तरफ आ जाए। पहला बात। दूसरा बात, चंद्रमा सबसे नज़दीक किसके है, अर्थ के नज़दीक है। तो वो क्या करता है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। तो मून क्या करता है, मून के बारे में पहले आप दो चीज़ समझो। पहला बात, मून के पास भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे धरती के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है। उसी तरीके से मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि क्या करेगा, अपनी ओर सबको खींचना चाहेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब मून क्या करता है, मून हमारे धरती के बहुत नज़दीक है तो मून हमारे धरती पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है चीज़ों को अपनी ओर खींचने के लिए। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह पे लग रहा है, तो पानी पे भी लग रहा होगा। इस वजह से पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, समुद्र में बढ़ जाता है। क्योंकि उस पानी को खींचना कौन चाह रहा है, मून चाह रहा है। किस फोर्स को लगा के, ग्रेविटेशनल फोर्स को लगा के। कहानी समझ में आया? तो मून हमारे धरती के बहुत नज़दीक है और मून हमारे धरती के नज़दीक होने के वजह से वो धरती पे लगा पा रहा है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे वो ये करना चाहता है कि धरती पे जो भी चीज़ मौजूद है वो हमारी ओर खींचा हुआ आ जाए। तो आ तो नहीं पाएगा क्योंकि मून इतना भी नज़दीक नहीं है, मतलब है नज़दीक है लेकिन उतना भी नहीं कि सब चीज़ उड़ के चंद्रमा में सट जाए, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो उससे होता क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मून लगाता है हमारे धरती पे, तो उससे होता ये है कि हमारा जो वाटर है उसका लेवल ऊपर हो जाता है। ऊपर होने का मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको ऊपर कौन खींच रहा है, मून खींच रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं हाई टाइड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हाई टाइड में बताइए समुद्र का पानी का लेवल ऊंचा दिखेगा या नीचा दिखेगा? ऊंचा दिखेगा। किसके वजह से? मून के वजह से। सिंपल है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था किस पे, धरती पे। इस वजह से हमारा पानी का लेवल ऊपर उठ गया। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये हो गया हमारा हाई टाइड। उसके बाद उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है और स्प्रिंग टाइड, ये भी समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज। फुल मून का मतलब किसका बात कर रहा है ये बताओ? पूर्णिमा का। पूर्णिमा में हम लोग क्या देखते हैं, मून पूरा हो जाता है, पूरा गोल दिखता है, तो फुल मून हो गया। और न्यू मून का मतलब पूर्णिमा के जस्ट अगले दिन का बात हो रहा है, जब मून का साइज बहुत छोटा रहता है। तो जब मून का साइज बहुत बड़ा हो उस समय पे, और जब मून का साइज
सबसे छोटा हो उस समय पे क्या होता है, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। देखो होता क्या है, ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, जब पूर्णिमा का दिन होता है और पूर्णिमा के जस्ट अगले दिन का जब दिन होता है, उस समय पे मून, सन और अर्थ तीनों एक लाइन में होता है, तीनों एक लाइन में होता है, मतलब प्लैनेट का बात हम कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप उसमें देख पा रहे होंगे। नहीं भी समझ में आए तो सिंपल से ऐसे समझो, आपके बुक में आप वहाँ पिक्चर को देखोगे समझ में आएगा, लेकिन आप इसको फिलहाल ऐसे समझो कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा होता है पूरा गोल, उसके जस्ट अगले दिन हो जाता है चंद्रमा बिल्कुल छोटा, समझ में आ रही है बात। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होते 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 फिर पूर्णिमा में बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा वो चलता रहता है। तो पूर्णिमा के दिन और उसके अगले दिन चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में होता है। इस वजह से क्या होता है ना कि मून ज़्यादा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाता है किसके ऊपर, धरती के ऊपर, और उस दिन सबसे ज़्यादा आपको टाइड दिखेगा समुद्र में, मतलब उस दिन समुद्र में पानी का लेवल सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको, समझ में आ रही है बात। तो क्या पूछे ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सा बताना, तीनों सेम लाइन में होता है, सेम लाइन में होने की वजह से चंद्रमा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगा पाता है अर्थ के ऊपर, इसीलिए वो पानी को ज़्यादा ऊपर खींच पाता है। तो पूर्णिमा के दिन और उसके अगले दिन समुद्र में जो पानी का लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि तीनों एक लाइन में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग टाइड। तो कोई पूछे कि बताओ स्प्रिंग टाइड क्या है, तो सिंपल सा बताना, स्प्रिंग टाइड का सिंपल सा मतलब है कि फुल मून के दिन और न्यू मून के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन और उसके जस्ट अगले दिन चंद्रमा, सूरज और अर्थ तीनों एक लाइन में होता है, जिसके वजह से मून ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाता है अर्थ के ऊपर, जिसके वजह से पानी का लेवल ज़्यादा उठ जाता है। इसी को हम लोग कह देते हैं स्प्रिंग टाइड्स। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अगला, व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा चंद्रमा का दूरी जो है वो धरती से दूर होता चला जाएगा। उसके बाद फिर बताइए, जो पानी ऊपर उठा हुआ था वो पानी अब कहाँ जाने वाला है, नीचे बैठ जाएगा। सिंपल सी बात है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि अब सवाल यहाँ पे यह है कि पानी में यानी कि समुद्र में पानी का लेवल उठा हुआ आपको कब दिखेगा, जब फुल मून का दिन होगा तब, और उसके अगले दिन का बात होगा तब, मतलब पूर्णिमा और उसके जस्ट अगले दिन होगा तब। वो 2 दिन जो है ना पानी का लेवल समुद्र में काफ़ी ऊपर उठा रहता है, क्योंकि वहाँ पे हाई टाइड हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है, तो पानी का लेवल ऊपर होता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फिर से पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, फिर पूर्णिमा आएगा, फिर पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड हमेशा लगातार हमारा पानी में चलता रहता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं टाइड्स। तो टाइड्स कितने प्रकार के, 2 प्रकार का, एक लो टाइड, एक हाई टाइड। लो टाइड कब बनेगा, जब दूरी बढ़ता जाएगा चंद्रमा का धरती से, ये लो टाइड हो जाएगा हमारा, मतलब पानी का लेवल घट जाएगा। और हाई टाइड कब होगा, जब पूर्णिमा का दिन होगा या फिर उसके अगले दिन का बात होगा। सिंपल है ना, आगे बढ़े चलिए। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन के लिए। नेविगेशन का मतलब हो गया खोजबीन करने के लिए कि कौन सा जगह किधर है, इन प्रकार के चीज़ों के लिए। हालांकि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग वो करते हैं जो समुद्र में रहते हैं। समुद्र में रहने का मतलब हो गया कि जिनका सपोज आपका आर्मी वगैरह, नेवी का बात हम कर सकते हैं, नेवी वगैरह इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों को इसका प्रॉपर अभी तक आइडिया भी नहीं है कि अगर उसका इस्तेमाल वो लोग कैसे करते हैं। मतलब पानी का लेवल देख के वो लोग बता देते हैं कि किधर हमको जाना है, क्या करना है, इतना आइडिया उन लोग का एक्यूरेट होता है। दिस हेल्प दिस शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली। शिप को भी इससे फ़ायदा मिलता है, शिप को आसानी से पता चल जाता है कि मेरा बंदरगाह किधर है। बंदरगाह का मतलब जहाज़ को किधर जाके लगाना है, साइड में आइडिया लग जाता है उनको, पूरा मशीन होता है इसके पीछे का। ऐसा नहीं कि बस समुद्र को देखा
और आइडिया लगा लिया कि हमको इधर जाना है, इधर मेरा बंदरगाह है, इधर मेरा पोर्ट है, उधर जाके शिप को लगा देना, वैसे नहीं होता। इसके पीछे मशीन भी काम करता है। ठीक है, आगे हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। एक बड़ा फायदा होता है हाई टाइड से, पता है किसको? मछुआरे को। जो मछली वगैरह पकड़ते हैं उनको हाई टाइड का बहुत फायदा होता है। पता है क्यों? क्योंकि सारा मछली जो नीचे रहता है वो हाई टाइड में कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है, और वो जाल लगा के आसानी से पकड़ लेते हैं। तो पूर्णिमा का दिन मछुआरों के लिए बड़ा खास दिन होता है, क्योंकि उसको पता है इस दिन मछली सारा कहाँ आने वाला है? ऊपर आने वाला है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने वाला है। तो जाल लेकर जाते हैं, रात भर जाल लगा के छोड़ते हैं, और सुबह उठाते हैं तो पूरा मछली उनको मिल जाता है ना। तो फिशिंग में भी हमको बहुत मदद करता है। आगे, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। क्योंकि पानी का लेवल कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं बिजली बनाने के लिए भी। अगेन, ये इतना सिंपल नहीं होता, बहुत इसके पीछे लंबा प्रोसेस है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, तब जाकर हमारा बिजली बनता है। तो ये सब चीज़ हो गया हमारा टाइड्स के बारे में। और टाइड्स का यूज़ क्या है ये भी आपने समझ लिया। नेविगेशन में मतलब डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, हमारा पोर्ट किधर है वहाँ पहुँचने के लिए, फिशिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग हाई टाइड और लो टाइड का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर तो हाई टाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लो टाइड का इस्तेमाल बहुत कम होता है हम लोग के लिए। तो यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे नीचे, लो टाइड जोन, फिर बीच में मिडिल टाइड जोन, और फिर लास्ट में हाई टाइड जोन। तो इस प्रकार का जोन हमारा बनता रहता है। आगे बढ़े, कहानी समझ में आ गया सबको? अगला है हमारा ओशन करेंट्स। तो आइए समझते हैं ये ओशन करेंट क्या होता है, देखते हैं। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनिट डायरेक्शन। आपने कभी देखा है समुद्र में ना पानी किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा? समुद्र में ही नहीं, नदी में भी ऐसा ही होता है। जिधर हवा चल रहा होगा उधर की ओर ही हमारा, जिधर की ओर हवा चल रहा होगा उधर की ओर ही पानी मूव कर जाता है। मान लीजिए हवा चल रहा है ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो पानी भी किधर से किधर मूव करेगा? ईस्ट से वेस्ट ही मूव करेगा। तो समुद्र में भी ऐसा ही होता है, समुद्र में भी जिधर की ओर हवा बहेगा उधर की ओर ही पानी हमारा मूव करेगा। ठीक है, आगे इसी को हम लोग कहते हैं ओशन करेंट, लेकिन इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल है, हम लोग समझेंगे अभी आगे। दी ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड, और ये वार्म हो सकता है और ये कोल्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे दिन के टाइम पे, सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो, दिन के टाइम पे समुद्र का पानी भी क्या होने वाला है बताओ? गर्म होने वाला है। तो दिन में जो पानी बहेगा समुद्र के ऊपर वो कैसा बहेगा? गर्म बहेगा, वार्म होगा। और रात के टाइम पे वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है फिर। तो रात के टाइम में जो पानी बहेगा समुद्र के ऊपर वो कैसा होगा? कोल्ड होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ओशन करेंट। तो कोई बोले कि बताओ ओशन करेंट क्या है? सिंपल सा बताना, ओशन करेंट का मतलब है कि पानी का बहना एक डायरेक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ओशन करेंट। अच्छा, बहुत बच्चे ना वेव को और ओशन करंट को सेम समझते हैं। नहीं, सेम नहीं है। वेव का मतलब होता है पानी में क्या आ जाना, लहर उठना, बहुत बड़े बड़े, तो वो वेव कहलाएगा। लेकिन छोटा सा पानी हमारा बह रहा है, हल्का हल्का आगे बढ़ रहा है, बस छोटा छोटा वेव बना के आगे बढ़ रहा है, तो क्या उसको भी आप वेव ही बोलोगे? नहीं, फिर उसको क्या बोलते हैं हम? ओशन करंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ओशन करंट का सिंपल सा मतलब हुआ समुद्र का जो पानी है उसका धीरे धीरे बहना। और बहेगा कैसे भाई? जब हवा चलेगा, और वैसी बात है ना। तो ओशन करंट कैसा हो सकता है? वार्म और कोल्ड। तो अब से अभी आपसे पूछे कि बताओ वार्म कब होगा और कोल्ड कब होगा, तो सिंपल सा क्या बताएंगे? वार्म होगा दिन के समय में और कोल्ड होगा रात के समय में। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला। तो जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। इसका थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो बस। तो जो वार्म ओशन करंट होता है वो कहाँ पे होगा? इक्वेटर के पास होगा। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया है इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो हमारे वर्ल्ड को, यानी कि हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। याद आया किसी को इक्वेटर? मतलब हमारा पूरा गोल पृथ्वी है, उसके बिल्कुल बीचों बीच जो एक लाइन पास हुआ है हमारा, वही हमारा क्या है? इक्वेटर है। समझ में आ रही है बात? और हमने आपको एक चीज़ ये भी बताया कि गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा? इक्वेटर के पास ही पड़ेगा। तो बताइए वार्म ओशन करंट कहाँ होने वाला है सबसे ज़्यादा?
इक्वेटर के पास होगा ना। तो इक्वेटर के पास जो भी समुद्र होगा वहाँ पे वार्म ओशन करंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर के पास गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। सिंपल सा समझो यार, वार्म ओशन करंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होगा, और गर्मी सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे कहाँ पे होगा? जहाँ से इक्वेटर होके गुजरता है। सिंपल है ना। तो इक्वेटर के नीचे जो समुद्र या फिर नदी वगैरह आएगा तो वहाँ पे आपको वार्म ओशन करंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जगह कहाँ पे? इक्वेटर के बगल में है, और इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे वार्म ओशन करंट देखने को मिलेगा। उसके बाद द कोल्ड ओशन करेंट्स, द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर एल्टीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर एल्टीट्यूड्स। उसके बाद जब आप इक्वेटर से ऊपर यानी कि नॉर्थ पोल, या फिर इक्वेटर से नीचे यानी कि साउथ पोल आप जब जाएंगे तो क्या लगता है आपको कि वहाँ पे भी वार्म ओशन करंट मिलेगा या कोल्ड ओशन करंट मिलेगा? कोल्ड मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या है? ठंडा ज़्यादा है। तो इक्वेटर पे आपको मिलेगा वार्म ओशन करंट, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिलेगा आपको कोल्ड ओशन करंट, क्योंकि वहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है। कहानी सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दी ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। सिंपल सी बात है ना यार, ऐसे समझो। इक्वेटर के पास जो ओशन होगा वहाँ पे कैसा वाला करंट होगा? वार्म। तो उसके आसपास का जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा? वार्म ही होगा, गर्म ही होगा, क्योंकि हवा ऐसा थोड़ी है कि समुद्र का हवा केवल समुद्र में ही रहेगा, वो हवा तो ज़मीन पे भी आ सकता है ना। तो जहाँ पे वार्म ओशन करंट होगा वहाँ का जगह भी वार्म होगा, मतलब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। और जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट होगा, एग्जाम्पल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है तो वहाँ का एरिया भी कैसा होगा? कोल्ड होगा। एग्जाम्पल लो ना आप एंटार्क्टिका साउथ में, नॉर्थ में आप एग्जाम्पल ले लो किसका? नॉर्थ में आप एग्जाम्पल ले लो ग्रीनलैंड का ले लो आप, फिर से आप रसिया का एग्जाम्पल ले लो, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब का एग्जाम्पल ले लो, है ना, कनाडा ले लो। ये सब ठंडा ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओशन करंट कैसा वाला है? कोल्ड वाला है। समझ में आया बात? तो यदि आप आपसे कोई पूछ ले सिंपल सा कि बताओ ओशन करंट कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, वार्म और कोल्ड। तो पूछेगी, फिर पूछेगा कि बताओ वार्म ओशन करंट कहाँ पे होगा? इक्वेटर के पास होगा। और इक्वेटर के पास जो एरिया होगा वो कैसा होगा? वार्म होगा। किसके वजह से हुआ? वार्म ओशन करंट की वजह से हुआ। मतलब जो पानी है समुद्र का ऊपर का वो कैसा हो चुका है? गर्म हो चुका है। तो जो हवा भी होगा वो भी कैसा होगा? गर्म ही होगा। तो एरिया भी कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। फिर पूछे कि मतलब कोल्ड ओशन करंट कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे आएंगे कोल्ड ओशन करंट मिलेगा, और उस एरिया में जो हमारा मतलब उस जगह में जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा? कोल्ड हो जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट जो है ना किसी जगह का टेम्परेचर डिसाइड कर देता है, ठीक है ना। इक्वेटर के पास के एरिया का टेम्परेचर आप देखो हमेशा हाई रहेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया देखो आप हमेशा टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि ठंडा पड़ता है वहाँ पे। किसके वजह से? ओशन करंट की वजह से। कैसा वाला ओशन करंट? कोल्ड ओशन करंट। ठीक है आगे। उसके बाद है द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पे वार्म ओशन करंट भी है, थोड़ा कोल्ड ओशन करंट भी है, वो एरिया सबसे बेस्ट होता है। पता है क्यों? क्योंकि ना ही वो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ही वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वो एरिया बेस्ट होता है। और वहाँ पे फिशिंग करना भी आसान होता है, क्योंकि देखो यार ज़्यादा ठंडे पानी में भी मछली नहीं रह सकता और बहुत गर्म पानी में भी मछली नहीं रह सकता। तो मछली को रहने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए, हल्का ठंडा हल्का गर्म। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग भी कैसा चाहिए? उसको भी नॉर्मल चाहिए ना। क्या आप बहुत ठंडे में सर्वाइव कर जाओगे? क्या नहीं। क्या बहुत गर्मी में सर्वाइव कर जाएंगे आप? नहीं। तो हमको कैसा माहौल चाहिए? नॉर्मल चाहिए, है ना, हल्का गर्म हल्का ठंडा। तो जहाँ पे ऐसा माहौल होगा वहाँ का आप देखोगे वहाँ पे फिशिंग काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मछली ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। एग्जाम्पल आपका इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल है ना। इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। इंडिया का जो मतलब इंडिया का जो एरिया है वो नॉर्मल है, मतलब ना ही गर्मी है ना ही यहाँ पे जाड़ा है, इस प्रकार का नहीं है। तो यहाँ पे फिशिंग बड़ा अच्छा होता है। तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, एग्जाम्पल आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब कौन सा एरिया है जो समुद्र के बगल में है? ये सारे स्टेट कहाँ है? हमारे इंडिया के समुद्र के बगल में है। तो यहाँ पे आप देखो फिशिंग कितना अच्छा होता है ना। कई सारे परिवार हैं जिनका घर जो है वो केवल मछली को पकड़ना और मार्केट में बेच के चल रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से चलता है हमारा कहानी आगे। फॉर एग्जाम्पल जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट वाला हिस्सा और पूरा का पूरा आपका जापान, वहाँ पे फिशिंग काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो जो एरिया है वो बिल्कुल मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया? ना ही बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म, ठीक है, मतलब कहानी के हिसाब से ठीक है। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा या फिर जहाँ पे ठंडा होगा, वो दोनों एरिया फिर हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो समुद्र में आप देखोगे जो एरिया में सबसे ज़्यादा फॉग पड़ता है, जो बहुत एरिया ठंडा रहता है, तो वहाँ पे ना जो नेवी होते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है आगे बढ़ने में। क्यों? क्योंकि हर जगह फॉग छाया हुआ है, आपको आगे का रास्ता दिखेगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे ना, बड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे बेस्ट एरिया क्या हुआ फिर आपके लिए बताइए? जहाँ पे कोल्ड भी हो, कोल्ड ओशन करंट भी हो, वार्म ओशन करंट भी हो, मतलब दोनों का मिक्सचर हो, तो वो हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, इंडिया हमारा बेस्ट है उसके लिए। तो इस तरीके से आपका ओशन करंट भी खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हुआ, टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। तो बताइए अब इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है? समझ में आया सबको? इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।